केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ साहब, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत ही बड़ा क्लेम किया है या आरोप लगाया है ये कहते हुए कि कोई नेक्सस है एसएफआई और पीएफआई के बीच में। इसको ज़रा इलैबोरेट करें हमारे दर्शकों के लिए, और ये भी सवाल उठेगा कि क्या एविडेंस है। देखिए, ये आरोप मैंने पहली बार नहीं लगाया है। पिछले कई वर्षों में असेंबली के अंदर, केरला असेंबली के अंदर ये आरोप लगाया जा चुका है और केरला में ये बात मशहूर है पीएफआई के लिए कि दिन में वो एसएफआई हैं और उनके बहुत सारे, नॉट एवरी, हर कोई नहीं, लेकिन उनके बहुत सारे लोग एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए दिन में वो एसएफआई हैं और रात में वो पीएफआई हैं। ये मैं नहीं कह रहा। अगर केरला विधानसभा के अंदर ये आरोप लगाया गया और उसका खंडन नहीं हुआ और आरोप लगाने वाले के ऊपर किसी ने प्रिविलेज नोटिस नहीं दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फाइलों में भी ये बात मौजूद है कि ये इस प्रकार का गठबंधन काम कर रहा है पिछले कई वर्षों से। ये नई चीज नहीं है और ये यहाँ के अखबारों में भी खूब छपता रहा है, आमतौर से लोग कहते हैं। तो और दोनों के बीच में कि कहीं ना कहीं कुछ एक दूसरे को यूज करने के लिए गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन देती है, वो गवर्नमेंट के फुट सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। लेकिन आरिफ साहब, बाकी लोगों का कहना और एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस होल्ड करने वाले गवर्नर का कहना, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। इसलिए आपके बयान को दूसरे तरह से देखा जाए। गवर्नर के खिलाफ क्या आप ये तो आप मानेंगी कि जो लोग मेरे कार के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे और वो गिरफ्तार होंगे, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद कोई ना कोई रिपोर्ट मेरे पास आएगी और उस रिपोर्ट में अगर ये इंडिकेशन हो कि इनकी बैकग्राउंड, उसमें से कुछ लोगों की बैकग्राउंड पीएफआई की है, तो मेरे लिए क्या कारण है कि मैं उस पर विश्वास न करूं? आरिफ साहब, ये काले झंडे वाले जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो विरोध हो रहा है, वो अभी से नहीं काफ़ी दिनों से चल रहा है, और आपके लिए ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप इसको देखते हैं या किस तरह से देखते हैं, और ये आपकी अपनी सुरक्षा का मुद्दा भी है? नहीं, ये मैं इसको केवल एक तरह से देखता हूं कि बहुत सालों से केरला में यूनिवर्सिटियों का इस्तेमाल यूनियनों के जरिए उसमें हस्तक्षेप, उसमें उनका इस्तेमाल किया जा रहा था दबाव डाल के। आपको हैरत हो जाएगी जान के कि मैं जब यहाँ आया हूँ, जब तो उससे पहले उस वक्त सारे वाइस चांसलर जो काम कर रहे थे, जब बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने कहा कि कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी नियुक्ति वाइस चांसलर की, अगर उसमें सिलेक्शन कमेटी में कोई नॉन एकेडमिक है, मतलब कोई जिसका संबंध शिक्षा के क्षेत्र से नहीं है, या एक नाम दिया गया है, तो वो सब उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वॉइड एब इनिशियो, यानी उसकी नियुक्ति अपने आप में ही पहले दिन से गैर कानूनी है। और आपको सुन के आश्चर्य किसी को भी होगा कि यहाँ पे हर वाइस चांसलर की नियुक्ति में सिलेक्शन कमेटी में चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। तो एक तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सारी नियुक्तियां पहले दिन से गैर कानूनी थी। ये क्यों हो रही थी? चीफ सेक्रेटरी का क्या मतलब था सिलेक्शन कमेटी में होने से? क्योंकि पिछले बहुत सालों से एक टेंडेंसी बन गई, यहां एक तरीका बन गया कि यूनिवर्सिटियों का इस्तेमाल पॉलिटिकल पर्पसेस, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करना है। वहां पे नियुक्तियां, वाइस चांसलर ऐसा होना चाहिए जो नियुक्तियां वो करे जो उसको कहा जाए। तो इसलिए यहाँ पे अब रोजाना यहाँ पे इतने सारे मुकदमे हैं
नियुक्तियों को लेके, यूनिवर्सिटी की नियुक्तियों को लेके, जहां राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं मेरिटोरियस को छोड़कर। तो इतने सारे मुकदमे पहले से चल रहे हैं। अब जो कन्नूर यूनिवर्सिटी को लेकर जो फैसला आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, उसने इस सब कुछ पर आने वाले दिनों में ये नहीं हो पाएगा, उससे वो साफ हो गया। उन्होंने कह दिया अपने फैसले में कि जो स्टैट्यूटरी मतलब जो वैधानिक अधिकार है चांसलर का, उसमें कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार नहीं कर सकती, प्रो चांसलर का भी नहीं हो सकता। तो अब उन्हें यह लगता है कि अब उनकी मनमानी नियुक्तियां यूनिवर्सिटीज में नहीं हो पाएंगी। अब वो यूनिवर्सिटी को अपने कैडर की नर्सरी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो असल में नाराज हैं उस फैसले से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका, चूंकि वो अब अधिकार पूरी तरह एक तरह से उसका बिल्कुल क्लैरिफिकेशन कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कानून के मुताबिक ये अधिकार केवल चांसलर का है और चांसलर गवर्नर है। तो पहले वो गवर्नर को इस फैसले के आने के बाद वो, बल्कि कहना चाहिए इसके पहले भी फैसला आया टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, वो भी इसी तरह का था। तो उसके बाद ये चांसलर, गवर्नर को चांसलर के पद से ही हटाना चाहते थे। अब वहां पे वो जो बिल इन्होंने पास किए, मेरी नजर से वो बिल मनी बिल थे, चूंकि उसमें कुछ खर्चा आएगा चांसलर के ऑफिस पे, और मनी बिल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वेस्ट, संविधान की मांग ये है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए हाउस में गवर्नर से का प्रायर अप्रूवल, पहले से गवर्नर की इजाजत जरूरी है, जो इन्होंने नहीं ली। मैंने उस पर दस्तखत नहीं किए, और ये लोग जब इन लोगों ने उस पर कुछ ये अदालत में गए तो मैंने उसको माननीय राष्ट्रपति जी को भेज दिया। तो ये असल में नाराज हैं उस फैसले से जो माननीय उच्चतम न्यायालय से आया है, और उससे उनकी ये उम्मीद खत्म हो गई है कि वो यूनिवर्सिटियों पर में हस्तक्षेप कर सकें और उनको कंट्रोल कर सकें। क्योंकि ये नाराजगी आप पर उतर रही है, और अभी 27 जनवरी को भी जो घटना घटी, आपने कोशिश किया जाकर के उतर करके गाड़ी से उन लोगों से बात करने की, आपने क्या बताया है उनको? मैंने यही कहा उतर के कि अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप चूंकि एक समस्या है, ये वो पार्टी है जो, मुझे तो छोड़िए, अभी 2 दिन पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला आया है, जहां इन्हीं के एक डिसेंटर लीडर को, जो सीपीएम के ही लीडर थे, लेकिन वो उनकी राय अलग थी, उनको पार्टी से निकाल दिया, उन्होंने नई पार्टी बना ली, और उसमें जिन लोगों को सजा दी गई है मर्डर केस में, वो सीपीएम पार्टी के बड़े लीडर्स हैं। तो ये असल में हिंसा को न्यायोचित मानते हैं अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो अगर किसी ने हिंसा ही करनी है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, सिवाय इसके कि आप कहें कि भाई मैं बाहर आ गया हूं, आप इतना सीन मत क्रिएट करो। अगर आपको मुझे हिट करना है, अगर आपको मेरे साथ हिंसा करनी है, मैं खड़ा हूं, आप कर लीजिए हिंसा। मैं यही कह सकता हूं, या तो बातचीत कर लीजिए, और अगर हिंसा करनी है तो वो कर लीजिए। जब इस तरह की घटनाएं घट रही हैं आरिफ साहब, आपकी खुद की सिक्योरिटी को लेकर के, तो क्या आपने चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन से ये मुद्दा उठाया, डीजीपी से अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो सिक्योरिटी, देखिए बात यह है कि अब 72 साल की एज हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत है उससे तो मैं अब ज्यादा हूं। आई एम लिविंग ऑन बोरोड टाइम्स। तो अब ये चिंता करना कि सुरक्षा, इसमें और भी आपको जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई आपको मारना चाहता है तो कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि ऐसे हिंसक लोगों से हरगिज भी डरना नहीं चाहिए। और जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि अगर आपको उसका विक्टिम भी बनना पड़े
शिकार भी बनना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुरक्षा के को लेके मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं। अगर चीफ मिनिस्टर ऑफिस और गवर्नर ऑफिस में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन है तो फिर केरला में सरकार कैसे चलेगी, बात आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं भाई, मैं 4 साल से कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो गवर्नर को हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर आकर ब्रीफ करें। मेरे लिखने के बावजूद, कहने के बावजूद वो ये काम नहीं करना चाहते। तो आप कौन तरीका है, आप पुलिस लगा के तो उन्हें बुला नहीं सकते राजभवन। अगर वो नहीं आना चाहते, ये कोई नया इशू नहीं है। ये वो मैं पिछले 4 साल में कई पत्र लिख चुका हूं। मैं राष्ट्रपति जी को खत लिख चुका हूं। मैं ये भी पत्र लिख चुका हूं माननीय राष्ट्रपति जी को कि जब ये केरला से नहीं देश से बाहर जाते हैं तो भी ये राजभवन को ये सूचना भी नहीं देते कि ये कितने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो अगर ये कानून में विश्वास ही नहीं करते, संविधान में विश्वास नहीं करते, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? आरिफ साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी।